Hello, hi, welcome to Officer BTR. We're discussing daily current affairs and analysis. तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ. देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट SVEP प्रोग्राम, जो बेसिकली है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. अब देखते हैं ये जो स्कीम है ये पहले भी न्यूज़ में थी 2-3 साल पहले, तब यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा था. अभी दोबारा से न्यूज़ है तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है इवन यूपीएससी पे या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में. ये जो SEVP स्कीम है ये बेसिकली सब स्कीम है ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, दैट इज़ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. अब स्वीप के बारे में देखते हैं. इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 2016 से बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना रूरल एरियाज़ में, ताकि जो एंटरप्राइजेस हैं उसको इस्टेब्लिश किया जाए विलेज लेवल पर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में. बेसिकली जो फोकस है वो है कि रूरल एरियाज़ में हमें और इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. इससे क्या होगा, जो रूरल पॉपुलेशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और वो पॉवर्टी से भी बाहर आ जाएंगे और वो इनकरेज हो जाएंगे ताकि अपने एंटरप्राइज खुद इस्टेब्लिश कर सके. और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ट्रेनिंग है, वो भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेस मैनेजमेंट में, ताकि एक तरह से ओवरऑल इनको बिजनेस नॉलेज दी जाएगी ताकि ये पूरा प्रिपरेशन कर सके. 3 मेन पिलर्स है इसके. दीज आर फाइनेंसेस, इंक्यूबेशन एंड स्किल इकोसिस्टम्स, जो कि स्कीम एड्रेस करती है. सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोसिस्टम भी लाया गया है, जो कि इसके मेन बेनिफिशरीज रहेंगे, जो SSGs होते हैं. एंड इसका मेन एम यही है कि हमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को लेकर आया है, जैसे कि SG हैं, आंगनवाड़ीज़ हैं, जो एंटरप्राइज प्रमोशन करें, जैसे कि लोकल हैं, और जो सपोर्ट भी करते हो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को. ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को भी प्रमोट करेंगे ये, ताकि जो मोनिटर है, मैनेज है कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन्स का, वो हो सके, और जो SVP लोन एप्लीकेशन है उसको वो अप्रेज कर सके. जो BRC है वो सपोर्ट करती है सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल को, ताकि वो एफिशिएंटली एंड इंडिपेंडेंटली काम कर सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और अपना जो सिस्टम है वो क्रिएट कर सके. अब देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज NIESBUD MOU. ये साइन हुआ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसको साइन किया गया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इसका मेन एम यही है कि हमें एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करना है जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे. एंड बेसिकली हम बात कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं. अगर हम वहीं पर फोकस करेंगे तो हमारा जो ऊपर की फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग ही डेवलप की जाएगी. तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो ग्रास रूट लेवल पर किया जाएगा, ताकि जो SVP है ये ग्रास रूट लेवल पर, विलेज लेवल पर, रूरल एरियाज़ में जाकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, तभी ये कॉम्पीट कर पाएंगे रूरल एरिया से. अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में देखते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है. ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE. Okay, so this is about this particular article. Next is about TRAPPIST-1 system. अब TRAPPIST-1 system है क्या? TRAPPIST-1 system है एक तरह से वो रेड ड्वार्फ स्टार है. ड्वार्फ मतलब छोटा सा स्टार है इन द एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन. अब यहाँ पर हमारा जो सोलर सिस्टम वो भी दिया गया है एंड TRAPPIST-1 system भी दिया गया है. This is our system. These are planets: Mercury, Venus, Earth, Mars. ये इनके ऑर्बिट्स भी यहाँ पर डिफाइंड है. That you can see these yellow lines. ओके अब ये है ऊपर ट्रेपिस्ट सिस्टम. ये है एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन का. दीज आर इट्स प्लैनेट्स. तो अब देखते हैं इसके बारे में. ये जो ट्रॉपिस्ट वन है इसको हम पहले इस नाम से बुलाते थे, K2112 और 2 मास J23062928, बिकॉज इसको सपोर्ट किया था 2 माइक्रोन ऑल स्काई सर्वे से. इसको डिस्कवर किया गया है एस्ट्रोनॉमर्स 1999 में, एंड इसको डेवलप किया है, कौन से एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था, दैट आर जॉन गिस. ये सबसे पुराना माना जाता है सोलर सिस्टम है, ओल्डर देन द सोलर सिस्टम, क्योंकि इसकी जो लाइफ है अगर हम बात करें तो दैट इज 7.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड. इसका जो मास है ये भी 9% है सन से, एंड जो रेडियस है ये भी ज़्यादा है जुपिटर से.
तो अगर जो हम इसकी रेडियस की बात करें तो जुपिटर से ज़्यादा है, और जो मास की बात करें तो वो सन से ज़्यादा है 9%। इसका जो सर्फेस टेम्परेचर है दैट इज़ 2290 डिग्री सेल्सियस, एंड ये सन से 39 लाइट ईयर्स दूर है। तो मतलब 39, क्योंकि हम लाइट ईयर्स में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये स्टेट में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि हम लाइट ईयर्स में क्यों काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं, क्या मेजर करते हैं। तो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। 2016 में जो साइंटिस्ट है उन्होंने फाइंड किया जो 3 प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट करते हैं ट्रेपिस्ट-1 सिस्टम में, जहाँ पर वो ट्रांजिस्टिंग प्लैनेट्स एंड प्लानेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप दैट इज ट्रेपिस्ट इन ला सिला ऑब्जर्वेटरी चिले से वो कर रहे हैं। इसलिए जो ये ऑब्जर्वेटरी थी इसका नाम भी ट्रेपिस्ट था, जहाँ से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसलिए इसका स्टार का नाम भी ट्रेपिस्ट-1 ही रख दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ट्रेपिस्ट-1 ही टेलीस्कोप है जिससे ये पर्टिकुलर सिस्टम हमने देखा था। अब देखते हैं प्लैनेट्स कौन से ऑर्बिटिंग करते हैं ट्रेपिस्ट-1 सिस्टम में। 2016 में अनाउंस किया गया था कि जो नासा का हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है वो फाउंड करता है कि यहाँ पर 2 प्लैनेट्स हैं, ट्रेपिस्ट-1b एंड ट्रेपिस्ट-1c। बोलते हैं कि इनके अंदर हाइड्रोजन जो है, इनका एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। दूसरी गैसेस भी हैं बट हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए जो ये प्लैनेट्स है ये रोकी भी हो सकते हैं एंड इनके अंदर पानी की प्रेजेंस भी हो सकती है। 2017 में अनाउंस किया गया कि जो नासा का स्पेस टेलीस्कोप है वो भी डिस्कवर किया था उसने 7 प्लैनेट्स को, और ये जो माना जाता है कि वो 3 प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है जो कि ट्रेपिस्ट-1 सिस्टम में रहते हैं। अब जो हैबिटेबल जोन है वो भी ट्रेपिस्ट सिस्टम की है, जैसे इंडिया की भी हैबिटेबल जोन है, अर्थ की हैबिटेबल जोन है। सिमिलरली जैसे हमारे सोलर सिस्टम की हैबिटेबल जोन है, सिमिलरली जो ट्रेपिस्ट-1 है उसकी भी हैबिटेबल जोन है। एक क्लोज स्टडी में ये पाया गया कि जो 7 प्लैनेट्स है जो कंडक्टेड है 2018 में, सजेस्ट करते हैं कुछ प्लैनेट्स पानी जो है वो बहुत ज़्यादा फेच करते हैं, हार्बर करते हैं देन द ओशंस ऑफ द अर्थ की। जितना हमारे अर्थ में ओशन वाटर दैट इज 70%, उससे भी कहीं ज़्यादा पानी है उन प्लैनेट्स में, तो ये माना जा रहा है। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर एविडेंस नहीं है कि जो प्लैनेट्स हैं उसके अंदर एटमॉस्फेयर है भी कि नहीं, या सिर्फ पानी ही है, या उनका क्या सरफेस एरिया है, या क्या डायमेंशन है, कौन सी गैसेज है। अभी एक तरह से पूरी जो नॉलेज है वो अभी ग्रैब नहीं की गई। इसलिए जो प्लैनेट्स हैं वो डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं ट्रेपिस्ट अराउंड के रिवॉल्व करना, और क्योंकि वो कोई भी एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं करते। ओके, अब देखते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसको डायरेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स ट्रेपिस्ट-1 सिस्टम। ये बेसिकली देखता है कि कौन से साइंस इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर को ढूंढता है ऑन द प्लैनेट्स ऑफ ट्रेपिस्ट-1, कि जो ट्रेपिस्ट-1 के प्लैनेट्स हैं उसके अंदर एटमॉस्फेयर ढूंढने की कोशिश की जाती है कि अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन गैस विच अदर गैसेज द ट्रेपिस्ट सिस्टम होल्ड, पानी भी है कुछ सिस्टम में, प्लैनेट्स में। तो बेसिकली अभी स्टडी इनके ऊपर ऑन गोइंग है एंड डिस्कवरी जारी है कि देखते हैं कौन सी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है एंड दैट कैन बी रेलिवेंट फॉर आर फ्यूचर स्टडीज़। तो साइंटिस्ट अभी इस काम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट इज अबाउट ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। तो अब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जैसे आपको पता है यूक्रेन एंड रशिया का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है। अभी सीज वायर टेम्परेली अनाउंस तो किया है बट जो जान माल का नुकसान है, ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। तो अब जैसे सीज वायर हुआ है तो लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स है उनको सेटअप किया गया था, जो कि सेटअप किया गया था जब भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ताकि वहाँ पर टेम्प्रेरी सीज फायर को अनाउंस किया जा सके। तो एक बार लोकेशन देखते हैं। सो दिस इज़ रशिया एंड दिस इज़ यूक्रेन। तो ये है यहाँ पर जो मेजर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पर्टिकुलर यूक्रेन की स्टेट्स हैं, दीज आर डोनेट्स्क, लुहांस्क, एंड ये जो स्टेट्स है जो आपको लाइट कलर में दिख रहा है, लाइट ब्राउन कलर में, ये है सेपरेटिस्ट हेल्ड एरियाज ऑन ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। तो यहाँ के जो एरियाज़ हैं इन पर्टिकुलर जो टेरिटरीज है लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, इनके एरियाज़ को कैप्चर कर लिया है सेपरेटिस्ट ने टेम्परेरली, क्योंकि अभी सीज फायर हो गई है। जैसे इंडिया में पीओके को पाकिस्तान ने जब सीज फायर हुई थी तो टेम्परेरली ही कैप्चर किया था, लेकिन अब वो परमानेंटली बोलते हैं कि हमने इसको परमानेंटली कैप्चर किया गया है, बट जो कि टेम्परेरी ही है। तो देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स होते क्या हैं। जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स होते हैं वो एक तरह से डीमिलिटराइज जोन होते हैं, जहाँ पर मिलिट्री नहीं जाती, जहाँ पर मिलिट्री का जो इफेक्ट है वो वह नहीं होता। एंड ये प्रोवाइड करते हैं रिलीफ जो भी सिविलियंस होते हैं, ताकि अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन करना है या वहाँ से ट्रैवल करना है तो उनको एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने के लिए
ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को बनाया जाता है। ये सिर्फ कुछ एरिया में ही या कुछ टाइम बेस्ड के लिए बनाया जाता है, एंड तभी होता है जब दोनों कंट्रीज जो इन्वॉल्व है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में वो रजामंदी दे दे, जो बोथ कंट्रीज एग्री कर ले। और इसी कॉरिडोर्स का यूज़ करते हुए जो सिविलियंस है उनको इवैक्यूएट भी किया जा सकता है। जो फूड है, मेडिकल एड है या कोई भी नेसेसरी आइटम्स हैं वो भी सप्लाई किया जाता है, वो भी इसी कॉरिडोर के थ्रू सप्लाई किया जाता है। एंड जो कॉरिडोर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब वॉर चल रहा होता है जो लोग होते हैं उनका खाना पीने के से सप्लाई बंद हो जाती है, मार्केट तो बंद रहती है। तो इस पर्टिकुलर कॉरिडोर से उनको बिजली, पानी, खाने का सामान, एक तरह से उनको सस्टेन रखने के लिए, सर्वाइव रखने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाते हैं, ताकि लोगों का आना जाना लगा रहे, ट्रांसपोर्टेशन लगा रहे और उनका खाना पीना बंद ना हो। तो दीज आर द रीजंस व्हाई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स आर बिल्ट। अब देखते हैं सेटिंग अप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। बेसिकली जो कॉरिडोर्स हैं ये नेगोशिएट होते हैं यूएन से, और जो लोकल ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इनको इस्टेब्लिश करने में। लेकिन जो साइड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट की वो उनको दोनों को एग्री रहना पड़ता है इस टू सेटअप दीज कॉरिडोर्स। जो पार्टीज है कॉन्फ्लिक्ट की वो डिटरमाइन करते हैं कि किसको, किस पर्टिकुलर कंट्री को या कौन से लोगों को, किस एरिया के लोगों को एक्सेसिबल रहेगा कॉरिडोर। क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रेड क्रॉस, सिर्फ उनको ही एक्सेस दिया जाता है। जो दोनों पार्टीज होते हैं वह ये भी डिटरमाइन करती हैं कि कौन से एरिया में कितना ड्यूरेशन का होगा एंड क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाएगा। तो हर एक चीज़ के ऊपर डिटेलिंग में, माइन्यूटली डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। इन कुछ केसेस में जो पार्टीज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट की वो अकेले ही इस्टेब्लिश करते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। जैसे कि यूएस ने जब एयरलिफ्ट किया था, जब बर्लिन ब्लॉकेड किया गया था सोवियत यूनियन ने 1948-49 में, तब यूएस ने अकेले ही इस्टेब्लिश किए थे और अपने जो पैसेंजर्स थे, जो भी लोग थे, सिटीजन्स थे, सिविलियंस थे, उनको इवैक्यूएट किया था, एयरलिफ्ट किया था। अब देखते हैं अब्यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। अब हम बनाते तो हैं कुछ भलाई के लिए, लेकिन इसका अब्यूज़ भी होता है। यहाँ पर रिस्क रहता है कि जो मिलिट्री है, पॉलिटिकल अब्यूज़ है, वो इंटरफेयर ना करे। जैसे कि जो वेपन्स है वो भी स्मगल किए जाते हैं इस एरिया से, और जो ऑब्जर्वर्स होते हैं यूएन के, जर्नलिस्ट है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में एंटर कर देते हैं इस पर्टिकुलर कॉरिडोर्स की सहायता से। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान का भी काम है। तो यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के ऊपर, तो आप ये 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि इसके नेगेटिव में जाएंगे कि ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स नो डाउट सर्वाइव कर रखते हैं लोगों को, जो सिविलियंस उनको हेल्प करते हैं, बट इसके कुछ फॉल आउट्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पर रिस्क रहता है मिलिट्री, पॉलिटिकल अब्यूज़ का, वेपन स्मगलिंग का, एंड जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो आप ये 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। अब बैकग्राउंड देखते हो थोड़ा सा रशिया यूक्रेन वॉर का। जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स है वो अनाउंस किए गए थे मारियोपोल एंड वोल्नोखा एरिया में, ताकि जो सिविलियंस हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। जो मारियोपोल एट सिटी एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था इवैक्यूएशन, ताकि सिक्योरिटी वहाँ की बनी रहे, क्योंकि रशिया अभी भी कंटिन्यू कर रहा था बॉम्बिंग। बट रशिया डिनाई करता है कोई भी एलिगेशन। जो नेगोशिएशंस है उनमें सामने आया था कि हम कुछ कॉरिडोर्स को इस्टेब्लिश करेंगे इन यूक्रेन, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो रशिया तो बोल रहा था कि वो हेल्प करेंगे, बट उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया, इनफैक्ट बोम्बार्डिंग की है और यूक्रेन का नुकसान ही किया है। सो ये था रशिया यूक्रेन जो चल रहा है वॉर। अभी इस पे सीज़फायर लगाया गया है, बट टेम्परेरली है, देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो अब हमें ध्यान रखना चाहिए, वी शुड, जो यूएन है, क्वेश्चन यहाँ पर आता है यूएन का रोल क्या है, यूएन कहाँ था जब ये वॉर हुआ, यूएन का क्या कोई एजेंसी का कोई रोल नहीं है। ये हम गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए यूएन को बनाया गया था आफ्टर मथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब ये एक तरह से इतना सीवियर वॉर हुआ है, तो क्या सिचुएशंस होनी चाहिए, यूएन का क्या रोल होना चाहिए। तो यूपीएससी इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, एंड योर आंसर शुड बी रेडी फॉर दैट। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। आई होप यू लाइक इट, एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।